खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं जनाब मियाँ शाहिद साहब। नाज़रीन, पहले कुछ रन डाउन और फिर बड़े मौजूद मेहमान हमारे साथ। एटमी प्रोग्राम पर ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात कामयाब होंगे। दूसरा दौर जो है रोम में होने जा रहा है, इसकी क्या एक हैसियत होगी। और दूसरा ये है कि जो एक नई कोल्ड वॉर शुरू हो गई है अमेरिका और चीन के दरमियान, और कुछ 70 ममालिक के हवाले से इसने अमेरिकी सदर ने कहा है कि जनाब वो शायद एक ब्लॉक बन सकते हैं। तो इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ माहिरीन होंगे। पाकिस्तान को $2 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने की बात हो रही है। इसमें कितनी सदाकत और हकीकत और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और कितनी अहलियत है मौजूदा जो हमारी फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट है, इस हवाले से बात करेंगे। इस्लामाबाद में खौफनाक यालाबारी, इसके पीछे क्या है और ये आ रही हैं जो पेशगोइयाँ हो रही हैं मौसमियाती कि जनाब ये तो फैलेगा, ये इधर लाहौर की तरफ भी आ रहा है, और ये इसकी क्या वजह है और इसके लिए क्या पेशबंदी करनी है। फ़िलहाल तो हम चलते हैं एटमी प्रोग्राम जो ईरान का और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड जनाब वक़ार हसन साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, ये आपको क्या लगता है कि धमकियाँ तो दे रहा था अमेरिका और उसने एक बिल्डअप भी किया एक जजीरा जो है उनके करीब, और अब बातचीत भी हो रही है। आज एक ईरानी जो हैं वो उधर रशिया में भी जा रहे हैं, तो ये रिजॉल्व होता नज़र आता है आपको या ये कोई कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहा है जनाब ब्रिगेडियर साहब? जी, आई थिंक स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी है, और अभी अमेरिका की अपनी एक असेसमेंट है और इजराइल की। आपको याद होगा जब ये 7 अक्टूबर को लड़ाई शुरू हुई हमास और इजराइल के दरमियान, तो उसमें 3-4 बड़े मुतारफ ग्रुप जो है एक्टिवली इन्वॉल्व थे। लेकिन ग्रेजुअली आपने देखा कि फिर उनको वीकन किया गया है, स्पेशली हमास जो है फ़लस्तीन में, हिजबुल्लाह जो है लेबनान में, और वो भी आई थिंक एक ट्रूस के तहत अभी खामोश है। इसी तरीके से हूती जो है वो लास्ट आप कह लें स्टैंड ले रहे हैं, बिकॉज गल्फ ऑफ एडन को कंट्रोल करते हैं और वहां से वो हिट कर सकते हैं, लेकिन उन पर भी बड़ी सख्त बम्बार्डमेंट में अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो एक तो वेस्ट में थिंकिंग है, हम लोग इधर टर्की में आजकल और एक कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए थे, जहाँ भी यही बातचीत हो रही थी कि बिकॉज सीरिया में एक नई सिचुएशन डेवलप हुई कि अभी बजाय से कि मिडल ईस्ट को कोई सुख का सांस लेने देते कि चीज़ें सेटल हो जाए, शायद एक आई थिंक थिंकिंग है कि इस वक्त ईरान के जो एलाइज हैं या आप कह लें मुतारफ ग्रुप्स हैं वो वीकन हो गया, तो ये टाइम है अभी चढ़ाई करने का, और उसमें वो समझते हैं कि अगर ये उनकी लेट्स से करपट्टी पे बंदूक रख के या गन रख के कोई एक्सट्रैक्ट करना चाहे कंसेशन, तो वो दिया जा सकता है। उसमें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत एडवांस स्टेज में है। मेरे ख्याल में लास्ट टाइम की बात शायद कैपेबिलिटी ऑलरेडी डिक्लेयर करना, या मे बी कुछ लास्ट आप कह लें आवाज़ शायद जी 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 जारी रखिए टाइम रह गया, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट दी है कि वो न्यूक्लियराइज रहे। तो एक तो ये आई थिंक स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी है, और अभी नेतन्याहू ने विजिट भी किया था अभी पिछले दिनों वाशिंगटन का, और उसमें शायद ये कंसेंसस है कि ईरान को या तो ट्रैप किया जाए, अगर वो प्रेशर में आके न्यूक्लियर डील कर लेता है तो साफ उसमें फिर इसराइल का बहुत ज्यादा फायदा है। दूसरा ये है कि अगर नहीं होता तो उसके खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन लिया जाए, जिसके मेरे ख्याल में बड़े एक जानिब आप ये है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, और दूसरा इसका राउंड भी शुरू होने वाला है। दूसरी खबर ये आ रही है कि इजराइल जो है वो ईरान पर हमला करने वाला है, ट्रंप ने उनको रोका है, और साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि उनकी एजेंसीज जो हैं, जिस ये है या मुसाद है, उन्होंने उनको खबर दी है कि ईरान जो है वो एटम बम बना चुका है, इसलिए वो जल्दबाजी में है। तो आप क्या समझते हैं कि वाकईतन ऐसा कुछ है कि जो ईरान है वो ये सलाहियत हासिल कर चुका है या हासिल करने के करीब है, या इजराइल जो है उन पर हमला करना चाहता है, अमेरिका रोक रहा है, तो हमला हो भी सकता है? जी, मेरे ख्याल में दोनों चीज़ों में सदाकत हो सकती है, और बड़ा क्रिटिकल टाइम है दोनों साइड्स के लिए। जिस तरह देखिए लास्ट टाइम जब डील हुई थी ट्रंप और फिर उसमें ट्रंप और ईरान की पिछली जब गवर्नमेंट थी ट्रंप की, उसमें फिर पुल बैक कर लिया था अमेरिका ने, और उसमें ईरान को देखें तकरीबन 6-7 साल का टाइम मिल गया, और उसके बाद स्पेशली जब इसराइल के साथ आपने देखा मिसाइल एक्सचेंज हुआ, तो उसके अंदर उन्होंने आई थिंक काफ़ी अपनी जो आप कह लें जो कंसोलिडेट कर लिया है। मेरे ख्याल में दे आर वेरी क्लोज, तो दैट्स व्हाई ये एक लास्ट डिच एफर्ट हो सकती है, और इसके अंदर रिस्क होता है दोनों साइडें अगर सही तरीके से ना खेलें, खुदा ना खासा बड़ी अच्छा जी लड़ाई बहुत बढ़ सकती है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइए कि टोटली कैपिचुलेट करना तो ईरान के हक में नहीं है, और हम जानते हैं कि जो जिन मुल्कों के पास नहीं था एटम बम, जो उनका हश्र हुआ वो हमने देखा।
तो क्या ये कुछ दरमियान में रहेंगे कि कैपेबिलिटी की? सुना है, ये भी कहा गया कि ये 60% 70% कर लिया इन्होंने, ये चंद माह दूर हैं या 7-8 बम या बना चुके हैं या बनाने के करीब हैं। तो इनके पास ऑप्शन तो कोई नहीं है, बिकॉज गजा देख लें, सीरिया देख लें, इराक देख लें, तो इससे बचने के लिए उन्हें बम तो बनाना पड़ेगा। कैसे वो इससे हैंडल करते नजर आते हैं आपको? जी, आपकी बात ठीक है। आई थिंक देखा है हमने जो पावर्स थी जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी, अगर उन्होंने छोड़ी है तो उसका बड़ा बुरा असर हो। यूक्रेन का आप देख लें, लिबिया को हमने देखा, इराक को देखा, और इसी तरीके से पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। अल्लाह ने करम किया कि हम इस चीज से निकल आए और कैपेबिलिटी हासिल की है। तो मेरे ख्याल में ईरान के लिए सर्वाइवल का मसला फिर रजीम का भी है, बिकॉज इस वक्त आप देखें कि ईरानी रियाल मेरे ख्याल 1 मिलियन रियाल पे चला गया डॉलर जो है, और करेंसी काफी प्रेशर है। उसके अलावा सैंक्शंस की बात हो रही है कि स्ट्रैंगुलेट करेगा। इसी तरीके से जो पब्लिक है, आई थिंक दे आल्सो वांट टू टेक अ साई ऑफ रिलीफ। तो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल डिसीजन है अगर इस पे ईरान कॉम्प्रोमाइज करे, जिसके लिए 30 साल से इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी और वेस्ट को डिफाई भी किया है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ईरान की जानिब से जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि वो बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया है, और दूसरी जानिब ये भी है कि सऊदी वली अहद ने भी ये कहा था कि अगर ईरान बनाता है तो हम भी पैरवी करेंगे, और उसमें अमेरिका के साथ सऊदी अरब जो है कि सिविल न्यूक्लियर माहिदा भी करने जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि फिर सऊदी अरब जो है वो भी एटम बम की तरफ आएगा? और दूसरा, अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहे, वो इसलिए कि आज भी सुप्रीम कमांडर ने कहा है इसमें ईरान के कि हम जो यूरेनियम की अफसूदगी है उसको किसी सूरत भी नहीं छोड़ेंगे। तो अगर ये मुज़ाकरात ख़त्म हो जाते हैं या नाकाम हो जाते हैं तो आपको मई में जंग नज़र आ रही है? जी, इसके डेफिनेटली चांसेस है, बिकॉज देखें इस सारा ये लिंक्ड है, डोमिनो इम्पैक्ट है। सऊदी अरेबिया ईरान के ऑल्दो अभी काफी ज्यादा बेहतर हुआ है रिपोर्ट में अचानक की वजह से, लेकिन एक शिज़म तो है, और उसमें बड़ा अब सऊदी अरेबिया में कल परसों अनाउंस भी किया कि पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ वो जा रहे हैं ऑलरेडी। आई थिंक इसमें अनाउंसमेंट हो गई है। हम यहाँ टर्की में यहाँ पे बहुत ज्यादा बहस हो रही है कि टर्की शुड आल्सो बिकम न्यूक्लियर, के जो है जिस तरीके से हशर किया है वेस्ट ने बाकी कंट्रीज में, व्हाई नॉट? तो इतनी बड़ी मिलिट्री पावर है तो वन, तो उसकी एक आई वुड से कि एक आर्म्स रेस शुरू होगी, जिसमें मे भी। सॉरी, माफी चाहता हूं इंटरजेक्शन की। ब्रिगेडियर साहब ये बताएं कि ये तो बहुत बड़ी खबर है कि तुर्की कितना दूर है? सऊदी अरब के जो हैं डिफेंस मिनिस्टर वो ईरान में गए हुए हैं, और दूसरी जानब आप कह रहे हैं कि तुर्की में भी सोचा जा रहा है कि वो भी एटमी सलाहियत हासिल करेगा। तो बहुत बड़ी खबर है ये। मैं साथ ऐड कर दूं कि हाउ फार टर्की इज अवे फ्रॉम एक्वायरिंग अ बम एंड न्यूक। जी, आई थिंक इस पे अभी चूंकि एक हमेशा कॉन्फिडेंशियल होती है इनकी प्रोग्राम जो होते हैं, लेकिन एक थिंकिंग आ गई, बल्कि आई थिंक 2-3 साल से है। स्पेशली जब आपने देखा कि जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई, उन्होंने देखा डिस्पाइट कि ये नेटो एलाई है। सीरिया में अभी आपने देखा है कि सीरिया में जब टर्की ने अपने बेसेस स्ट्रेंथन करने की कोशिश की तो इसराइल ने आके हिट किया है, और इसराइल एक न्यूक्लियर पावर, हर दफा टर्की फील करता है कि इनको ब्लैकमेल किया जाता है। मिलिटरीली इकोनॉमिकली बहुत बड़ी ताकत है इस इलाके की, तो दे आल्सो फील के स्पेशली अभी जब से आई थिंक टर्किश रिपब्लिक के 100 साल मुकम्मल हुए और जो ट्रीटी ऑफ लॉजन है वो खत्म होगी, उसमें एक थिंकिंग है। अभी कहाँ तक ये जा सकते हैं, मेरे ख्याल में अगर ये डिटर्मिनेशन शो करें, द वे इस तरीके से मिलिट्री हार्डवेयर डेवलप किया है, उतनी आई थिंक बैद नहीं है कि ये जल्दी इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर लें, और उसमें दोस्त ममालिक की तरफ भी वो देख सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब, एक और जो पैरेलल हम ड्रा कर सकते हैं, अगर हम 1929-30 का ग्रेट डिप्रेशन देखें, जो जिसके बाद जो है जंगें भी लग गई थी, दुनिया एक बहुत बड़े माशी बुराम में है, रिसेशन की बात हो रही है, और लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि इट इज़ फार मोर देन अ रिसेशन इफ इट हैपन्स। अगर जितनी बड़े लेवल पे इकॉनमी पहुँच गई है, तो क्या आप ऐसा सिनेरियो देखते हैं कि ये एक बड़ी सतह पर कोल्ड वार का समा बन रहा है? चीन, अमेरिका, ट्रेड वॉर और ये मैशतें और सियासत। जी देखें, 21st सेंचुरी का ये डेकेड वैसे ही जो डेकेड ऑफ डिस्ट्रक्शन चला रहा है। करता जाऊं, आपने एक खबर और भी दी है कि दोस्त ममालिक जो हैं वो भी साथ मिल सकते हैं। तो फर्ज करें तुर्की जो है, तुर्की और ईरान और सऊदी अरब ये एटमी सलाहियत हासिल कर लेते हैं, तो फिर खित्ते में एक जो ताकत का तवाज़न है वो तो बैलेंस हो जाएगा, और इसराइल जो है उसको भी लगाम पड़ जाएगी। जी यही है, बिकॉज इसमें बड़ा नेचुरल रिएक्शन होगा कि अगर ईरान न्यूक्लियराइज होता है और लेट्स से वेस्ट उसको कंट्रोल नहीं करता, तो ये दो लाइकली मैं कह सकता हूँ कि स्टेट्स हैं जो बड़ी पावरफुल हैं इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, इस तरह मूव करेंगी, और इसी वजह से फिर ये है कि वेस्ट को डर है कि इसराइल के खिलाफ एक्चुअली जो थ्रेट है वो बढ़ जाएगी, बिकॉज यहाँ पे फिर 3 लेट्स से स्टेट्स होंगी, चौथा पाकिस्तान है,
तो उसमें आई थिंक इनको देखना चाहिए कि किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है। अभी आ जाते हैं जो ट्रेड वॉर है, आई थिंक इसमें जो 21st सेंचुरी का ये डेकेड ऑफ डिसरप्शन कहला रहा है। एक तो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आ गई जिन्होंने बदल दिया है, लाइक डीप सीक आ गई, एआई है। उसके अलावा भी सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि डिस्ट्रप्टिव लीडरशिप आ गई है। सर ट्रम्प साहब ने आके अभी मैं गवर्नर देख रहा था कैलिफोर्निया के सख्त परेशानी के आलम में, उन्होंने कहा जी कि हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दे। वो कैलिफोर्निया की इकोनॉमी जो है आई थिंक बड़े बड़े ममालिक से ज्यादा उनकी जीडीपी है, बिकॉज कहते हैं इतनी इंटरलिंक्ड है। अभी बात कर रहे थे जी कि चाइना को हम लगेंगे सैंक्शन लगाएंगे, लेकिन अभी डिपेंडेंसी जो रेयर अर्थ की है, 17 रेयर अर्थ जो है इन पर मोनोपोली है चाइना की। या तो चाइना में लेट्स से वो आप कह लें वहीं पे उनकी मिनरल्स है, दूसरा ये कि इसकी प्रोसेसिंग करके वहीं पे बनते हैं और ये हाई टेक में यूज होते हैं, मैग्नेट्स में यूज होते हैं, एआई में इस्तेमाल होते हैं, जहाज़ों में, स्पेस शिप्स में। तो ये अभी चाइना ने आई थिंक उसकी पाबंदी लगा दी है कि शायद जो है अमेरिका को वो रेयर अर्थ फिर वो अवेलेबल ना करे। तो मेरे ख्याल में ये जो वॉर है ये आगे चलेगी और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या दुनिया जो है वो दो ब्लॉक्स में जाएगी या फिर वो बायलैटरली फिर डील करेगी। WTO का क्या होगा, बस पे बड़े सवाल आ रहे हैं कि वर्ल्ड का पूरा ट्रेड सिस्टम जो है आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अमेरिका की एक एफर्ट रही है कि चाइना को किसी ना किसी तरीके से टैकल किया जाए, लेकिन अभी जो है काफी सारी चीजें उनकी अपनी लिंक्ड है। अमेरिकन इकोनॉमी भी मूव नहीं कर सकती। लोग कह रहे हैं कि क्रिसमस के टॉयज तक आप जो है वो नहीं बना सकते, तो बड़ा मुश्किल होगा। ब्रिगेडियर साहब वो इसी पे एंड करते हैं। चाइनीज प्रोवर्ब में बार बार दोहराता हूँ कि वी आर लिविंग इन अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। माफी चाहता हूँ, एक बजे ब्रेक मियाँ साहब लेनी है। बहुत शुक्रिया सब आपने हमें टाइम दिया, हमें जो बसीरत अफरोज़ आपने जो दुनिया तुलू हो रही है वो कैसी है इस पे बात करेंगे। अब आएंगे मैशत की पे ही बात करेंगे, पाकिस्तान की मैशत की बात करेंगे और बात आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एक और मेहमान होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह अभी बात हो रही थी ब्रिगेडियर वकार हसन साहब से कि दिस इज़ अ डेकेड ऑफ डिसरप्शन, मगर आई थिंक इट्स मच मोर देन दैट। और आज हम इस हवाले से जो रहनुमाई ले रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, गहरी निगाह रखते हैं। हजूर ये फरमाइए कि ये अब क्या, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये एक नई कोल्ड वॉर है, इसके इम्प्लीकेशन इकोनॉमिकली क्या हो सकते हैं दुनिया पर, बाद में हम अपने ऊपर आएंगे। और हु डू यू थिंक क्या कोई मिडल वे या एक डील स्ट्राइक होगी? कि अभी फिलहाल तो पोल्स अपार्ट ही लग रहे हैं। हाउ डू यू सी इट, ये क्या है और इसकी रेजोल्यूशन क्या नजर आती है जनाब डॉक्टर साहब? काजी साहब, पहले तो हमें ये समझना है कि यूएस ये करना क्यों चाह रहा है। यूएस अथॉरिटीज़ का ख्याल है कि उनका एक ट्रेड डेफिसिट है, जैसे पाकिस्तान का होता है बहुत से ममालिक के साथ, उनको वो कम करना चाह रहे हैं, यानी कि अपना बैरूनी खसारा कम करना चाह रहे हैं। ये पहली बात है। जो दूसरी चीज़ वो समझते हैं, वो ये समझते हैं कि जो उनका मालियाती खसारा है वो उसको भी कम करना चाह रहे हैं। तीसरी बात ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि जो बहुत सी ऑफ शोरिंग जॉब्स की हो गई है, यानी कि नौकरियां बाहर मूव कर गई हैं, उसको वापस मूव किया जाए अमेरिका में। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके साथ वो चले हैं। अब मेरा ख्याल है कि जो 75 कंट्रीज़ हैं जिनको उन्होंने निगोशिएटिंग टेबल पे ऑलरेडी डिस्कशन शुरू कर दी है, एंड आई रियली होप कि पाकिस्तान भी उन कंट्रीज़ में से एक हो, उनसे तो वो आगे बढ़ेंगे। पर अभी भी एक चीज़ तब्दील हो गई है, उन्होंने मिनिमम टैरिफ 10% का पूरी दुनिया पे लगा दिया है। पहले ऐसा नहीं होता था। सो दे स्टिल थिंक कि शायद यही मिनिमम हो। तो आप पूछ रहे थे क्या तब्दीली हो सकती है, तो एक ये हो सकती है। अब सुनने में ये आ रहा है कि जापान इज प्रोबेबली एंड साउथ कोरिया आर द फर्स्ट कंट्रीज जिनके साथ एक निगोशिएशन जो है वो आगे बढ़ी है। आई थिंक जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी वहाँ पे हैं, उनसे भी बात आगे बढ़ रही है। सो कुछ तो ममालिक के साथ आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में कोई ना कोई चीज़ तय होगी। आई थिंक WTO का जो ऑर्डर है उसको भी थोड़ा सा रीफ्रेम करना पड़ेगा दुनिया को। फिर जो बड़ी बात है वो ऑफकोर्स चाइना के साथ है। चाइना के साथ तो उनका हुजम बहुत फ़र्क है। देखिए, वो $1 अगर वहाँ भेजते हैं तो उधर से $5 की चीज़ें मंगवाते हैं। सो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा हुजम है जो वहाँ से आ रहा है। सो दे हैव टू थिंक। उधर भी उन्होंने कुछ तो कंसेशंस ऑलरेडी दे दी हैं। क्या दी हैं यूएस अथॉरिटीज़ ने? टेलीफोन्स पे दे दी हैं, कुछ चिप्स पे दे दी हैं। सो आगे वो बढ़ रही हैं इस तरफ। बट आई थिंक कि आने वाले 3 माह में आप देखेंगे कि बहुत सी निगोशिएटेड सेटलमेंट्स होंगी। चाइना के साथ अभी कहा नहीं जा सकता कि ऊंट किस करवट बैठेगा, बट बैठेगा इसी तरह
कि कुछ चाइना से जॉब्स मूव करेंगी कहीं और कुछ चाइना अपना ट्रेड जो है वो दुनिया के साथ बढ़ाएगा। यानी आपने देखा चाइनीज प्रीमियर जो थे वो वियतनाम गए, वो यूरोपियन से बात कर रहे हैं, तो हो सकता है वहां से हुजम तब्दील हो। ऐसा एक नया जो ट्रेड ऑर्डर है वो सामने आने की के लिए आई थिंक फ्रेमवर्क पे काम हो रहा है। कुछ जॉब्स जो है वो वापस तो चल रही है सारी, और ट्रंप ने 90 दिन का टाइम भी दे दिया है, लेकिन अमेरिका के अंदर जो है वो महंगाई बढ़ रही है, वहां पर जो है वो एहतजाज भी शुरू हो चुके हैं, और वहां पर जो है वो बिल्कुल चाइना ने भी उनकी बरामदात जो है वो बहुत सी मादनियात बंद कर दी हैं। एक बेचैनी की सूरत हाल अमेरिका के अंदर बन गई है। जो आप कह रहे हैं कि वो अपने डेफिसिट को ख़त्म करना चाहते थे, वो तो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए ना, जब उन्होंने ये 75 कंट्रीज में मूव किया और कुछ चिप्स को और जो फोन्स हैं उन पे बात की, तो उसकी एक वजह ये थी कि जो उनकी बॉन्ड मार्केट थी, जिस पे वो 10 ईयर बॉन्ड उनका एक बेसिक होता है जिस पे लोग बोरो करते हैं, आप सही कह रहे हैं, उसकी कॉस्ट बहुत ऊपर चली गई थी। गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्ट बहुत ऊपर चली गई थी, प्राइवेट सेक्टर की भी और पब्लिक सेक्टर की भी। तो जो कमाई करनी थी उससे ज्यादा तो कहीं नुकसान हो जाता, यानी कि इन टर्म्स ऑफ दी मार्कअप जो उनको देना पड़ता। क्या $35 ट्रिलियन का डेट है उनका ओवरऑल। सो ये बात आपकी दुरुस्त है। सो उन्होंने कुछ रिवर्सल्स की, पर आई थिंक कि जो अभी फॉरवर्ड मूवमेंट है, इन सब चीजों को देखते हुए ये भी याद रखिए कि इतना आसान नहीं होता कि इकोसिस्टम क्रिएट कर लिया जाए कि आप फोन्स वहां बनाने शुरू कर दें। मैं आपको एक स्टडी कोट करता हूं, $20 की जीन बनती है वियतनाम में, वही जीन अमेरिका में $70 की बनती है। अगर आईफोन वहां से $1500 का या $1000 का आता है तो $2300 का बनेगा अगर अमेरिका में बनेगा। सो ऑब्वियसली मैं डॉक्टर साहब यहीं पे मैं एक क्वेश्चन पे आता हूं, जिससे सवाल है कि हु विल फुट द बिल। ये जितने टैरिफ लगेंगे, जाहिर है ये सरमायादार या मैन्युफैक्चरर तो नहीं देंगे, इट विल बी पास ऑन टू द एंड यूजर। यानी जो अमेरिका में इस वक्त क्राइसिस है वो तो ये है कि वहाँ अभी इन्फ्लेशन काबू में नहीं आ रही, और इसी वादे पे तो वो आया था। तो इसका बिल तो अमेरिकी अवाम देंगे। और जो मियाँ साहब कह रहे थे कि वहाँ पे ऑलरेडी अनरेस्ट शुरू हो गया है, मतलब इन हाथियों की लड़ाई में कुचले तो आम जाएंगे, उन्हें तो कुछ नहीं मिलने वाला। और सेकंड मेरा ऐसा कि लैरी समर कहता है कि किसी ने कहा कि जी 8% मैन्युफैक्चरिंग रह गई अमेरिका की टोटल, बाकी सारी बाहर चली गई है। ही करेक्टेड फरीद जिक्रिया, उसके प्रोग्राम में बैठा था, उसने कहा कि हजूर 8% नहीं है, 4% है रियल इकॉनमी में है, बाकी 4% तो क्लर्क और मुलाजम और वो है मार्केटिंग वाले। जरा इस एंगल से हमें गाइड कीजिए कि अमेरिका में क्या असरात होंगे आम आदमी पर। पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली जो डिमांड कर्टेल हो जाएगी गोइंग फॉरवर्ड। जो रिटेल सेल्स हैं, जैसे जैसे इट्स अ टैक्स ऑन द कंज्यूमर इन द एंड। काजी साहब की बिल जो है वो तो फुट अमेरिकन कंज्यूमर ने ही करना है, बिकॉज उतनी ही चीजें जो हैं वो प्राइस पास थ्रू होगा। कुछ मार्जिन अब्जॉर्ब जरूर दुनिया भर में होंगे, ये हो सकता है कि कुछ मार्जिन अब्जॉर्ब हों, बट कुछ जो चीजें हैं उनका बिल तो उन्होंने ही फुट करना है। देखिए, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। पाकिस्तान की जो लेबर कॉस्ट है काजी साहब, वो है $150 महाना। जो इस वक्त लेबर कॉस्ट है चाइना की, वो है $500 महाना। अमेरिका में तो लेबर का काम करने में लोगों का इंटरेस्ट बहुत कम है। ऐसी तो लाइंस नहीं लगी हुई ना पाकिस्तान की तरह कि लोग कहीं हमें लेबर में भी जॉब मिल जाए तो हम करने को तैयार हैं। वो करते हैं हाई एंड जॉब्स जो हैं $5-8 हज़ार महाना। क्या? फोन्स का डिजाइन, थिंकिंग, आर्किटेक्चर, डिजाइन, इनोवेशन, साइंस, R&D, तहकीक, वो हाई एंड जॉब्स करते हैं एंड दे लीव दीज काइंड्स ऑफ जॉब्स। माफी चाहता हूं, मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूं अपने समझने के लिए। देखिए, मैं फिगर देख रहा था कि 61% जो अमेरिकन हैं वो तो स्टॉक में कसिनो में बैठे हुए हैं। अच्छा, जो उनकी वर्किंग क्लास, अब मुझे नहीं पता कि ये जो टॉप जो जैसे आप कह रहे हैं स्किल्ड लेबर, इसकी कितनी परसेंटेज है अमेरिका में। तो मतलब ये 61% तो वो उधर लगे हुए थे। नौकरियां हम जाके करते हैं, इंडियन करते हैं, उनकी जो घटिया मतलब सफाई हम करते हैं। तो ये कोई इस हवाले से ज़रा हमें समझाइएगा कि ये किस तरीके से सारी इंडस्ट्री फिर वापस आ जाएगी और अमेरिका 1960 बन जाएगा और फिर वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेगा। सॉरी फॉर द लॉन्गर क्वेश्चन। आपने अच्छा किया ये सवाल पूछा। देखिए, ये पाकिस्तान से बड़ा पर्टेन करता है, इसलिए कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है जिसमें 3 लाख टोटल लोग हैं जो खेल रहे हैं, और उनमें से जो एक्टिव है वो शायद
1 लाख होगा। सो ये तो बड़ी छोटी सी नैरो सी मार्केट है, इसका आपको फायदा ही कोई नहीं हो रहा। जो 25 करोड़ अवाम की मिडिल इनकम अर्नर है उसको भी फायदा नहीं हो रहा। जो अमेरिका और ये जो डेवलप्ड ममालिक हैं, इनमें जो पेंशन जिसको वो 401k कहते हैं, ये जब आप कहते हैं ना 60% लोग वहां पे हैं, वो लोग इस तरह से हैं कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं पेंशन फंड्स में, पेंशन फंड्स इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, और वो फिर एक ऑन द एवरेज 7-8% रिटर्न ऑन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग जो काम करता है। दैट्स वाई हर ये मैंडेटरी है एक तरह से कि आप अपनी 401k यानी कि पेंशन को बिल्ड करते हैं, और एक 60-40 का रेशियो कहलाता है। सो हम कहते हैं 60-40। अब इससे क्या मतलब है? और बड़ी डेवलपमेंट है, जब से ट्रंप ने ये टैरिफ लगाए हैं तब से सोने की मांग में बड़ा इजाफा हो गया है, उसके कारोबार में भी इजाफा हो गया है। सोने की इस वक्त जो मैंने देखा कि जो तलब है पूरी दुनिया में वो 4,974 टन पर पहुंच गई है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये 500 टन तक जा सकती है। पाकिस्तान के अंदर भी 3,48,000 रुपए का जो है सोना वो फी तोला जो है हो गया है। ये कहा यह जा रहा है कि जो करेंसीज हैं, जो डॉलर है उसकी जो मांग है वो 10% कम हुई है, उसकी कदर जो है 10% कम हुई है, और उसके जो इतमाद है वो खो रहा है, और सोना जो है वो खरीद रहे हैं लोग, जो है वो हिस्से से अपना जो सरमाया निकाल कर सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में डॉलर मजीद जो है वो गिरावट का शिकार होने जा रहा है इंटरनेशनल करेंसीज में, और सोना जो है वो मजीद बढ़ने जा रहा है? सोने के बढ़ने की दो मेन वजूहत हैं। जब भी रिस्क ऑफ होता है, यानी कि इक्विटी मार्केट से लोग अपने पैसे थोड़े विड्रॉ करते हैं और सेफर हेवन्स में जाते हैं, तो रिजर्व करेंसी थी डॉलर, जिसमें लोग इन्वेस्ट करते थे। इस दुनिया की रिजर्व करेंसी इसको हम कहते थे। अब चूंकि रिजर्व करेंसी खुद अंडर प्रेशर है, तो सोना जो है वो एक ऑटोमेटिक रिस्क ऑफ गेम में एक इन्वेस्टमेंट बन जाता है। दूसरी बात ये भी याद रखिए कि कुछ ममालिक के जो स्टेट बैंक्स हैं वो सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं इस वक्त, इसलिए जो सोने की प्राइस है वो $3,200 पे चली गई है, जो कि एक हिस्टोरिक हाई है। ये बात आपकी दुरुस्त है। जो इस वक्त डॉलर है उस पे ऑफ कोर्स प्रेशर है, बिकॉज जो उनकी देखिए यूएस रिजर्व करेंसी इसलिए थी कि वो जब भी अपना बॉन्ड फ्लोट करता था दुनिया भर उसको खरीदती थी इन लॉन्गर टर्म टेनर, पर आपने ये देखा कि उनकी जो बॉन्ड्स हैं उनमें सेलिंग आई। जब सेलिंग आई तो ऑब्वियसली एक प्रेशर आया, वहां पे बॉन्ड्स की कीमत ऊपर गई और डॉलर पे भी प्रेशर आया, बिकॉज उस तरह रिजर्व करेंसी पे एक जिसे कहेंगे एक रिस्क ऑफ एटमॉस्फेयर बना। अब ये तो देखना है कि ये सेटलमेंट्स कितनी जल्दी होती हैं 75 कंट्रीज की। डॉक्टर साहब मैं एक और माफी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुख्तसर टाइम में, और अभी बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान की इकानमी 2 ट्रिलियन तक जा सकती है, यानी 2000 अरब डॉलर। वैसे तो मैं वैसे ज़िमनन कह दूं कि जब वो यहाँ तशरीफ़ लाए थे सब कॉन्टिनेंट में तो हम 23% इकानमी थी दुनिया की, जब गए तो 2% रह गए। अब वो क्यों ये कह रहे हैं, और क्या दिस पोटेंशियल इज़ देयर, और हमारे पास कैपेबिलिटी है, कीपिंग इन माइंड ऑल दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो इकानमी और कर्जे? डॉक्टर साहब सो मैं अगर एक्सप्लेन कर पाऊँ, आज पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो डॉलर का हुजम है काजी साहब वो है 380 अरब डॉलर का, ठीक है। 380 बिलियन डॉलर का जीडीपी है पाकिस्तान का आज। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आगे चलें तो यानी कि ग्रोथ आए, पर पाकिस्तान का जो ग्रोथ इंजन है हमने बार बार ये देखा है कि वो ब्रोकन है। अगर आप पाकिस्तान को अगले 10 साल में इस इकोनॉमी को डबल करना चाहें साइज, यानी कि 380 को डबल करना चाहें, 750-800 पे ले जाना चाहें, तो आपको 7% की ग्रोथ चाहिए। सो ये याद रखिए, इफ यू वांट टू डबल योर जीडीपी इन 10 years आपको 7% पे ग्रो करना है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त मुश्किल से 3, 3.5-4% की ग्रोथ रेट को अटेन करने की कोशिश कर रही है। जो 1 ट्रिलियन का भी हुजम है जो उड़ान पाकिस्तान में लिखा गया है, वो भी इस 10-12 years डाउन द रोड। तो इतनी जल्दी पाकिस्तान के लिए जब तक एक टाइम जरूर मिल गया है कि अपने ग्रोथ इंजन को यानी कि मैक्रो स्टेबिलिटी को यूज करते हुए। डॉक्टर साहब माफी चाहता हूँ, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पाकिस्तान के टैक्स का निज़ाम बेहुदा करार दिया उसने। आई एम सॉरी, ये लफ्ज़ जो है ये अखबार में छपा भी है, तो ये वैसे मुझे लगता है कि ये बड़ा हकीकत के करीब ही है, क्योंकि हमारी जो रूलिंग एलीट और जो फाइनेंशियल इशराफिया भी है, दे डोंट वांट टू टैक्स देमसेल्व्स। डॉक्टर साहब
देखिए ना, अगर 77 साल में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स आप नहीं लगा पाए और अब भी आईएमएफ के कहने पे लगाया है, अगर रिटेल होलसेल की आप स्कीमों का इजरा करते हैं और वो लोग खुद आते नहीं हैं इस चीज़ में, और आप कहते हैं हम 50 अरब लेंगे पर नहीं ले पाते, इसी तरह रियल एस्टेट पे हमने ट्रांजैक्शनल टैक्सेस लगाए, उसके कैपिटल गेन्स को प्रॉपरली नहीं टैक्स किया, ये तो हम सब समझते हैं। और ये भी हम सभी समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेशन की बजाय अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन, लेवीज, कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी, आप मुझे काजी साहब खुद बताएं कि ये तो उन ममालिक में उस वक्त किया जाता है जब कोई एडिशनल चीज रोकनी हो, कोई 6 महीने 2008 में लगाई, फिर 2013-14 में लगाई और अब तक चला रहे हैं। सो ये निज़ाम तो सबको मालूम है कि इसको ठीक करना है, ये निज़ाम सबको मालूम है कि फाइलर्स की तादाद बढ़ानी है, ये सबको मालूम है कि पॉइंट ऑफ सेल्स लगा के सेल्स टैक्स में 3400 अरब का तखमीना हमें एफबीआर ने दिया सेल्स टैक्स में जो लॉस होता है, जो टैक्स गैप है। अब इसमें कोई बाहर से आके, पर मैं बाहर कहता हूं कि बाहर के अदारों के कितने प्रोजेक्ट चले हैं एफबीआर में, वर्ल्ड बैंक के अपने कितने प्रोजेक्ट थे जो हमने चलाए, बहुत से प्रोजेक्ट आज ये खबर आई है कि जो बजट 2025-26 कि हमें खुद ओनरशिप लेनी है ये काम करने कर दिया जाएगा और उसमें पाकिस्तान की रिलीफ वो भी मिलने का इम्कान है। और ये भी कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो सस्ती होने का इम्कान है, और क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है 10 लाख रुपए पाकिस्तानी तक जो है वो सस्ती हो चुकी हैं, और पाकिस्तान में भी इस पर जो टैक्स हैं वो कम होने का इम्कान है, और प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो भी कम होने का इम्कान है, और तनख्वाहदार तबका जो है उस पर भी जो है वो उसको छूट मिलने का इम्कान है टैक्स में, और बिजली की कीमतें भी कम हो रही हैं, मज़ीद भी कम होंगी। आप क्या देख रहे हैं कि बजट जो आ रहा है 2025-26 बजट वो कैसा होगा, और हुकूमत क्या रिलीफ दे पाएगी या सिर्फ ये दावे ही हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बजट है, एक ऐसे वक्त पे आ रहा है जब मैक्रो स्टेबिलिटी है, रूम है, टाइम है कि जो तख्लीक करना है बजट वो ट्रांसफॉर्मेशनल हो। टैक्स का बोझ मैन्युफैक्चरिंग पे, आप पे यानी कि इनकम वालों पे डायरेक्ट, जो नॉन सैलरीड हैं उन पे कम किया जाए, इस बोझ को मसावी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्विटी की जाए, एक्सपेंडिचर के निज़ाम में बेहतरी करके सूबों को ट्रांसफ़र किया जाए, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को शेयर किया जाए, सब्सिडीज़ को टारगेट किया जाए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बजट है कि इतना ट्रांसफॉर्मेशनल इन नेचर हो कि लोग वाकई बिलीव कर सकें कि हुकूमत ने, अथॉरिटीज़ ने बड़ा वेल थॉट आउट बजट दिया है और फ्यूचर लुकिंग बजट दिया है। आज के दौर में तजदीद की है इस चीज़ की कि बिलीव करते हैं हम कि हम मसावी टैक्स के निज़ाम में और एक्सपेंडिचर्स को टारगेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आई थिंक बड़ा ही अच्छा चांस है, बहुत अच्छी बात है कि एक अच्छा चांस अगर हमें से। मगर डॉक्टर साहब शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मगर जो बात जो मैं समझता हूँ, एक जो उन्होंने राइट नेल जगह पे नेल हिट की है, वो ये है कि ख़राबी जो है वो टैक्सेशन के निज़ाम में है, मगर सवाल यही है कि जो इस खराबी के बेनिफिशरीज़ हैं वो इसे ठीक कर लेंगे। ब्रेक पे आते हैं। एक और बहुत अहम इशू, ये जो बदलते हुए मौसम है, ये क्या क्या गुल खिला सकते हैं। आपने देखा इस्लामाबाद में क्या हुआ। हमारे साथ एक माहिर होंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, जैसे कहते हैं मुसीबत अकेले नहीं आती, एक तरफ ट्रेड वार देख रहे हैं और बहुत से, मगर ये सबसे अहम इशू है। जो जंग हमने इस सैयारे और इस माहौल के ख़िलाफ़ बपा कर रखी थी, अब वो अनरेवल कर रही है। हमारे साथ माहिर मौसमियात हैं जनाब आसिफ शुजा साहब। आसिफ शुजा साहब, ये चंद दिन जो पहले हमने ये यालाबारी देखी, और इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि ये जो इंडस्ट्रियलाइज नेशन है उनको इल्ज़ाम दिया जाता है, ये पाकिस्तान के हवाले से बताइए कि क्या कहाँ तक हम एक्सट्रीम मौसमियाती इवेंट्स की जद में हैं एंड हाउ प्रिपेयर्ड वी आर टू टैकल इट। जनाब आसिफ शुजा साहब। जी बिल्कुल जी, हम बहुत ही शिद्दत वाले मौसम में क्लाइमेट चेंज की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं। असल में ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसको जो कि सर्दियों में शुरू होती है और फिर ये अप्रैल मार्च तक रहती है, इसकी वजह से मेडिटेरेनियन सी जो है, जिसे हम बहरा रूम भी कहते हैं, वहाँ के में मॉइस्चर वाली हवा जो है वो ऊपर वाली फ़िज़ा में आती है। और यहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हुई है वक्त से पहले,
आपने देखा है कि अप्रैल में इतना हाई टेम्परेचर नहीं होता, तो ये हीट वेव की फॉर्म में पाकिस्तान में ये हुआ है। तो जो गर्म हवा जब आती है तो यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है, तो उसकी वजह से ये शिद्दत आई है, जिससे जो मॉइस्चर, हाई मॉइस्चर वाली हवा है, उसकी वजह से ये हेल स्टॉर्म अच्छा आसिफ साहब, मैं एक ज़िमनन सवाल कर दूं, आप भी इस्लामाबाद में थे कल, आपने देखा और ये बता रहे हैं आप, ये जो हुआ क्या इसका खुदा ना खास्ता रिपीट कोई दूसरों शहरों में भी आ सकता है, और इससे बचाव की तो कोई सूरत क्या होगी अगर इफ़ यू आर आउट इन द ओपन, तो जाहिर है फिर इसमें सर एक ज़िमनी सवाल है, मैं सवाल ले लें ताकि अच्छी तरह जवाब दिया जा सके। आज NDMA ने एक अलर्ट जारी किया है, उन्होंने कहा है कि 18 से 19 अप्रैल को पंजाब में भी इसी तरह के जो है यालाबारी हो सकती है, साइक्लोन आ सकते हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा है कि अटक, चकवाल, गुजरात और इसके अलावा फैसलाबाद, हाफसाबाद, जंग, खुशाब, पूरे पंजाब का उन्होंने कह दिया, उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया है कि बहुत ज़्यादा जो है यालाबारी और तूफ़ानी बारिशें हो सकती हैं। तो क्या सर ये इसी क्लाइमेट चेंज का तसलसल है और आगे क्या सूरत हाल होने जा रही है सर? जी बिल्कुल जी, इसका क्लाइमेट चेंज के साथ बिल्कुल सिलसिला है, क्योंकि हीट वेव, जैसे मैंने कहा कि इस वक्त जो आपने देखा बाहर का मौसम, उसमें इतनी ज्यादा हीट, और उसकी वजह से जो लो प्रेशर डेवलप होता है, तो उसको फिल करने के लिए हमारे वेस्ट की तरफ से, मेडिटेरेनियन सी से जो उठने वाले साइक्लोन्स होते हैं, उसकी वजह से फिजा में मॉइस्चर बहुत होती है, तो वो इस तरफ रश करती है, टर्की और अफगानिस्तान और इधर से ऊपर से होती हुई वो हमारे इलाकों में आती है। तो जितनी तेजी के साथ आएगी, और ऊपर वाले एरिया में क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडक होती है, तो ये उतने बड़े ओले भी बनते हैं ये। तो ये इंडिया में भी यही सिलसिला है, नेपाल तक और ये सिलसिला जाता है। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि दूसरे इलाकों में भी हेल स्टॉर्म हो सकता है, और इसको रोकने का तो ये कुदरती सिलसिला है जब तक क्लाइमेट चेंज को। आसिफ साहब, हमने कल देखा कि कल इस्लामाबाद के अंदर जो है वो बर्फ के गोले बरसे, और यहाँ पर 500 से ज्यादा गाड़ियां जो हैं वो टूट गई, उनके शीशे टूट गए और सोलर पैनल जो है वो भी टूट गए। और इस तरह के जो असरात हैं वो पंजाब के अंदर भी आ सकते हैं और बाकी इलाकों में भी आ सकते हैं। तो क्या इसको कम करने के लिए या इससे निपटने के लिए कोई हमारी तैयारी है क्लाइमेट के हवाले से हुकूमत की, या कोई आपको नजर आ रहा है कि पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत को इस तरह की तैयारियां कर रहे हैं क्योंकि इस तरह इससे असरात को कम किया जाए और क्लाइमेट चेंज से निपटा जाए? देखिए, असरात को तो हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान कोई इतना बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का इमिटर नहीं है। हम सिर्फ अर्ली वार्निंग सिस्टम को अपना बेहतर कर लें, ताकि लोगों को पहले हम बता दें कि ये वाकया होने वाला है। अभी जैसे मौसमियात वालों ने कहा कि कल भी शिद्दत आ सकती है मौसम में, इसी तरह जैसे हिंदुस्तान में उन्होंने कहा कि जी शिद्दत आ सकती है, तो लोग अपना हिफाजती इक़दाम कर लें। बाकी तो जो ग्लोबल टेम्परेचर्स की बात है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मुंसलिक है, और उसमें बड़े जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनका बहुत बड़ा किरदार है, जब तक वो नहीं करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे हमें इतनी बिल नज़र नहीं आती। अभी आपने देखा भी है कि अमेरिका में भी वो पेरिस एग्रीमेंट से उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। तो ये इस किस्म की चीज़ें हैं जो कि आलमी तौर पे क्लाइमेट चेंज को मुतासर करेंगी मजीद। अच्छा आसिफ साहब, वो तो मानते ही नहीं है। अब ट्रंप तो कहता है कि ये सर दूसरा बड़ा इशू जो है वो जल्जलों का है। इस्लामाबाद में देखने में आ रहा है कि इस्लामाबाद रीजन में, ये जो पूरा रीजन है, इसमें जल्जले आ रहे हैं और तसलसल इसका बढ़ता जा रहा है, और जो एपी सेंटर है वो बिल्कुल इस इस्लामाबाद के नज़दीक जो है वो सामने आ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जल्जलों का सिलसिला बढ़ेगा आगे, और ये है क्या इस्लामाबाद के पास एपी सेंटर होना समझ से बालातर है, या इससे पहले हिस्ट्री में कुछ है? जी हिस्ट्री में है, इस्लामाबाद में तो काफ़ी फॉल्ट लाइन है। एक तो आपके ये G7 से गुजरती है फॉल्ट लाइन, और आपका जो इस्लामा रिवर है इसके साथ भी एपी सेंटर्स हैं। यहाँ पे बल्कि एक ब्लू एरिया से थोड़े से फासले पे 1979 में एक अर्थक्वेक भी एक्चुएट हुआ था। तो फॉल्ट लाइन के ऊपर ही है, काफ़ी सारी फॉल्ट लाइन है, बल्कि एक मेन फॉल्ट लाइन जिसको हम थ्रस्ट लाइन कहते हैं, वो आपके मरगला पहाड़ों के साथ से गुजरते हुई फैसल मॉस्क के पिछले तरफ से, और फिर ये टर्न लेती हुई ये आखिर में ये नेपाल और इधर से पूरी थ्रस्ट लाइन है जो गुजरती है। तो इस जहाँ पे ये थ्रस्ट लाइन होती है वहाँ पे छोटी फॉल्ट लाइन भी ज़रूर होती हैं।
तो ये इसकी काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं इस्लामाबाद में, और आपको पता है ये अर्थक्वेक जोन है इस्लामाबाद और टेक्सला के। इसका कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम है जल्जले का? कोई हम डेवलप कर सकी है इंसानियत? मेरी आवाज़ शायद फ्रीज हुआ है। मियाँ साहब बड़ी उन्होंने एक जो पिक्चर पेश की है, हम दोबारा कोशिश करते हैं उनसे रब्ता, लेकिन ये कि मियाँ साहब मैं जब ये गुफ्तगू कर रहे थे आसिफ शुजात साहब, अगर हमारा दोबारा रब्ता उनसे हो जाए तो ये कि देखें, अच्छा मियाँ साहब ये क्या, ये नहीं हम किधर लगे हुए हैं, कहाँ दुनिया है, ख़तरात कौन से लाहक हैं, और हम जो है वो बस अडयाला के गिर्द घूमते रहते हैं। मियाँ साहब क्या खबरें हैं आपके पास? देखें कायद साहब, जो कल हुआ ये आम नहीं है, ये गैर मामूली है, और इससे पहले भी 15 साल पहले, ये 16 साल पहले ये इसी दिन आगे पीछे जो है वो इस तरह का स्टॉर्म आया था। कल मैं इधर ही मौजूद था, इस्लामाबाद के अंदर था। मैंने जो देखा आनन फानन जो है वो हवा आई है मारला हिल से ऊपर से, और आकर जो है काले बादल जो हैं उन्होंने गोले बर्फ़ के जो हैं बरसाने शुरू कर दिए हैं। इतना पानी नहीं था जितने गोले बर्फ के बरसे हैं, और लोग साइज क्या था, अंदाजा है आपको साइज क्या था मियां साहब? उसका साइज क्या था, साइज कितना था? देखिए जो मोतीचूर के लड्डू होते हैं ना कैसा, वो आपने देखा होगा, उतने बड़े बड़े जो गोले थे, ये ओले नहीं थे, ये जालाबारी नहीं थी, ये मोतीचूर के लड्डू वाली आपने बड़ी आला मिसाल दी है। गोल बर्फ जो है वो ऊपर से फेंकी जा रही है। नहीं, मोतीचूर के लड्डू से बिल्कुल ये उसी पानी आ जाता है, लेकिन गोले थे, और वो लोगों के सरों में भी पड़े हैं, लोगों के कमरों में भी पड़े हैं। हमने देखा कि लोग इससे जख्मी भी हुए हैं। अच्छा। और बहुत सी गाड़ियां, कीमती गाड़ियां जो हैं उसके उनके शीशे टूटे हैं, 500 से ज्यादा गाड़ियों के शीशे टूटे हैं कायद साहब। और ये पूरा एरिया जो F सीरीज का एरिया है, F6, F7, F10, E11, ये जितना भी पोश इलाका है वहाँ पर इतनी ज़्यादा मिकदार में ये आलाबारी हुई है कि इससे पहले इतनी मिकदार में और इतने बड़े औलेद जो हैं वो नहीं देखे गए। और ये कहा जा रहा है NDMA की जानिब से, आज उन्होंने जो अलर्ट जारी किया उसमें कहा जा रहा है कि इसी तरह की सिचुएशन जो है वो मुल्क के दूसरे हिस्सों में, बल्कि पंजाब के सेंट्रल पंजाब में जो है वो सामने आ सकती है। बाकायदा अलर्ट जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि जो मुतलका जो इंतज़ामिया है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सैलाब भी आ सकता है, उससे नुकसानात भी हो सकते हैं, आसमानी बिजली भी गिर सकती है, और साइक्लोन भी आ सकते हैं। और एक ये बात जो है आसिफ साहब से पूछनी थी, वो उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी, कि जो इम्पेक्ट है क्लाइमेट चेंज का, और जो एक बबल सा बना हुआ है फ़ज़ा के अंदर, अल नीनो जिसको कहते हैं, वो अगर साइंसदान कहते हैं कि अगर वो नॉर्मल किस्म का फट गया तो फिर उसके बाद क्लाउड ब्रस्ट भी हो सकता है। देखें अगले दिन जो हैं वो कैसे आते हैं, लेकिन इस हवाले से बहुत सी जो पेशगोइयाँ हैं वो खौफनाक हैं, और हुकूमतों को और इंतज़ामिया को ये खबरदार किया जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर जो हैं वो अपनाएं। कैसा मियाँ साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये अब देखें ना, हमें कोई अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। हम ऊपर से आसमान ने हमें संसार करना शुरू कर दिया है, और इस तरह पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन देखें अब ये देखें ना, अब प्रॉब्लम क्या है कि ये, अब मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ इसकी मैं माशी वजूहत बता दूँ। कब से शोर मचा रही हैं साइंसदान कि अपनी इंडस्ट्री को आप ह्यूमन और नेचर फ्रेंडली करें। वो कहते हैं नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू कम्प्रोमाइज आवर प्रॉफिट्स, नो नॉट एट ऑल। ये जो अब आए हैं माशाल्लाह, ये जो क्या ट्रंप साहब, ये तो कहते हैं ये इशू ही कोई नहीं, यानी देर एक ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसको इशू मानते ही नहीं है। मसलन मैं आपको एक बात बताऊँ, अब लाहौर में ये मसला नहीं है कि यहाँ जो 70 साल से आप लोगों की दुकानें तोड़ रहे हैं, पता नहीं लीगल हैं या इलीगल हैं या क्या नहीं है, बता दीजिएगा। पता नहीं कौन सी चीज़ यहाँ लीगल है और कौन सी तजावज़ात जायज़ हैं और कौन सी नाजायज़ हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन सवाल ये है कि लाहौर जो सबसे बड़ा मसला है वो ऑलरेडी साहब, इस वक्त मौसम जो हैं वो इतने बिखरे हुए हैं, और क्लाइमेट चेंज इतना जो है वो खराबी की सूरत इख्तियार कर चुका है कि वो वक्त नहीं दे रहा। क्योंकि कल जो हुआ है वो ऐसे ही हुआ है कि कोई बैठा हुआ था, वो अंदर नहीं जा सका, जो अंदर थे वो अंदर जो है सकते में रह गए। फौरी तौर पर जो है वो गोले गिरने शुरू हो गए, और उससे अगर ये साइज़ बढ़ गया या इससे बड़े गोले गिरना शुरू हो गए तो वो तो सर फट जाएंगे, और उससे जो है वो अच्छी खासी जो है नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए ये जो क्लाइमेट चेंज को बेहतर करने के लिए और माहौलियात को बेहतर करने के लिए जो हम ले रहे हैं, देखें वी आर नॉट, बेहतर हमें काम करना चाहिए, वरना काम खराब हो जाएगा। मसला देखें ना, हमारे हाथ में क्या है। आज मुझे किसी ने बताया कि शायद कुछ टावर बनाए गए हैं पंजाब गवर्नमेंट ने, ये जो ऊपर
पहले क्या होता था, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम ना बड़े गीत गाते थे कि जी सावन के पड़े झूले, अब सावन के झूले नहीं पड़ते, डेंगू आ जाता है, यानी सारा रोमांस ही खत्म कर दिया। सर्दी जिसको हम, लाहौर की सर्दियां बहुत, आप उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, अब वो लाहौर उदास नहीं, आप डरे डरे सहमे सहमे फिरते हो क्योंकि ऊपर एक लेकिन एक सवाल है आपसे सर, आप लाहौर में बैठे हुए हैं, वहां पर हैं और पंजाब हुकूमत बड़े दावे कर रही है माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्या हो रहा है पंजाब में सर? पंजाब में बेहतर माहौलियात के अगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो हम खुशी, अब आगे कोई है नवीद सुनाएं कोई थोड़ी सी मुस्तकबिल की? नहीं, बात यह है कि फ़िलहाल तो ये है कि हालांकि मियाँ साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी हम छोटे बिजनेसमैन और बड़े बिजनेसमैन समझते थे, मगर वहाँ पे अब उन्होंने अचानक पता चला है कि ये 70 साल से या कितने साल से नाजायज़ तजावज़ात है। अरे भाई, आप ये पाकिस्तान में एक कानून कच्ची आबादियों के हवाले से तो है, मैं ये भी चेक कर लूँगा कि एक इन्होंने कच्ची आबादी तोड़ी थी इस्लामाबाद में मियाँ साहब, और वो 30-40 साल से थी, और कानून ये कहता है, मैं दोबारा करेक्ट करके बता दूंगा और मेरी बात गलत हुई तो मैं माजरत भी कर लूँगा, कि जनाब अगर इतने अरसे से कोई बंदा इसी जगह पे बैठा है तो उसको एक पैरेलल रहने की जगह दे दें। मगर ये कौन मानते हैं यार, ये तो 1% का कॉन्स्टिट्यूशन है, 2% का कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, कौन बनेगा अरबपति, यही कहानी रह गई ना, किसका कब्जा हुकूमत पे होगा, किसका नहीं होगा, कौन किसको धक्का दे के बाहर निकाल के खुद बैठेगा। तो ये जो लेकिन भाई साहब, जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं वहां तो ये कहा गया है कि ये वोट बैंक है, वोट बैंक को खराब ना करें, तो आगे से ये जवाब भी मिला कि साड़ी गल हो गई है, असी अब वोट बैंक की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, तो इसलिए हमने ये काम करना ही करना है, और ये काम जो है वो किया जा रहा है। चलें, अब मुझे क्लोजिंग करनी है मियां साहब, जो इलाका है मियां साहब टैक्स लगा था तो मिफ्ता इस्माइल आप भी मियां साहब, मुझे क्लोजिंग करनी है, आप ठीक कहते हैं। अब सबको पता चल गया है कि हुकूमत में जाने के लिए वोटों की अब कितनी ज़रूरत रह गई है। बहरहाल इसी बात पे आज का हफ्ते का आखिरी शो क्लोज करते हैं, इजाज़त दें, अगले हफ्ते मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।